हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीट के, और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा द लिविंग वर्ल्ड से, फर्स्ट यूनिट के चैप्टर फर्स्ट से द लिविंग वर्ल्ड। और वैसे तो ये चैप्टर्स मैं रखूंगा अकॉर्डिंग टू द नीट पॉइंट ऑफ व्यू लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, क्योंकि लगभग हर साल एक या दो सवाल ही जो हैं पूछे जाते हैं। एक देखिए, एक तो फिक्स्ड है, एक तो आता ही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक आया ही है हर साल, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो सवाल बने हो, लेकिन एक फिक्स्ड है। तो इसलिए हम इसको लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर रखेंगे। लेकिन कई टर्म्स ऐसी हैं बच्चों इसमें कि जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, तो मैं कोशिश करेंगे हम लोग इस लेक्चर में हम लोग की उन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ उन टर्म्स को भी समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था पिछले बीते कुछ सालों में किस तरह का पूछा गया है इस चैप्टर से स्पेशली। तो देखिए, नीट 2019 में जो सवाल बना है पहला कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by प्रोफेसर कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्लस लिनियस, हम कार्ल लिन भी बोल देते हैं इनको, है ना, एब्रिविएटेड फॉर्म लाइक। सबसे पहले इसके लिए हमें जो रूल जानना है, हमें पता होना चाहिए कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने हमें दिया था उसके अकॉर्डिंगली क्या था भाई। जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड लेटर है वो स्पेसिफिक या एपिथेट या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा वो एक कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, और जो सेकंड जो वर्ड है हमारा यानी कि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होना चाहिए। ये दो तीन बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी इसमें। तो अकॉर्डिंग टू उसी के देखिए जरा, यहाँ पर फर्स्ट लेटर जीनस जो होती है आपकी दो वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं ना, द वन इज जीनस एंड द अदर वन इज स्पीशीज, राइट। अब यहाँ क्या है, इस इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी है, लेकिन नॉट सो इंपॉर्टेंट, अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तक रहिए। तो जीनस और स्पीशीज, यहाँ जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर हमेशा इसका, और जो जीनस स्पीशीज है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। सभी आप लोग ये बात जानते हो, क्लास 9th में भी पढ़ा है हमने, 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा ही है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन क्या ये मैच करता है, क्योंकि यहाँ चलिए ये जीनस तो ठीक है लेकिन स्पीशीज सही नहीं है। उसके अलावा अगर मैंगीफेरा इंडिका कार्ल लिन, ऐसा भी नहीं था ना। हाँ देखिए, कुछ रूल्स और भी थे कि भाई वो किस तरह से किस लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, किसमें बने। जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में हमने देखा कि बने, और लेकिन लैटिन जो होती है वो एक डेड लैंग्वेज है ना, वो तो आगे देखा नहीं गया। उसके अलावा रिटर्न किस लैंग्वेज में हुआ, जैसे दो लैंग्वेज यहाँ पे आपको ध्यान रखने, लैटिन हो गया और इटैलिक्स हो गया, राइट। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो ऑथर थे इनके, जो नाम था जिनका, प्रोफेसर कार्ल लिन, तो लास्ट में जो आप साइंटिफिक नेम देख रहे हो उसके एंड में लिन का नाम जो था एक एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो कार्ल लिन नहीं, सिर्फ उनका लास्ट नेम लिनियस, तो कार्ल लिन यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये दोनों चीजें ठीक है इसके, लेकिन यहाँ बीच में कार आया वो ठीक नहीं, क्योंकि जो लास्ट नेम था उसका सिर्फ वही एक एब्रिविएटेड फॉर्म में हमें देखने को मिलना चाहिए, ये भी एक रूल का पार्ट है। मैंगीफेरा इंडिका, देखिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो मोस्ट करेक्टली है वो मैंगीफेरा इंडिका लिन की एक एब्रिविएटेड फॉर्म में हमें ये देखने को मिल रहा है, इनका जो नेम है ऑथर का। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, सी बनेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी अब देख ले जो हमने बात की। सो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस start with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. For example, scientific name of mango is Mangifera indica. अब मैंगीफेरा तो जीनस हो गया, इंडिका तो स्पीशीज है। आम की पता नहीं वर्ल्ड वाइड कितनी स्पीशीज जो है, सैकड़ों स्पीशीज जो है हमें देखने को मिलती है, तो ये इंडिका जो है इंडियन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नेम ऑफ द ऑथर, देखिए जो मैं लाइन आपको बता रहा था कि नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, for example at the end of biological name and is written in abbreviated form। जैसे कि हमने abbreviated form में क्या लिखा, लिनियस साहब का नाम कैसे लिख दिया, लिन कर दिया, ठीक है। कार्ल लिन नहीं पूरा, कार्ल लिन सिर्फ लास्ट फॉर्म। सो मैंगीफेरा इंडिका लिन इज द करेक्ट आंसर। It indicates that this species was first described by the
लिनियस। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सबसे पहले जो बताने वाले थे इसको वो कौन थे, लिनियस साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये जो आप पढ़ते हो ना, जितने भी जो इन्होंने बोला है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड, 2018 में पूछा गया है और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। देखिए ये हर्बेरियम, की, म्यूजियम, कैटलॉग, दीज ऑल आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स। और वो जो मैं टर्म्स बता रहा था ना, बच्चों को कहीं ना कहीं इन्हीं टर्म्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, राइट। तो टेक्सोनॉमिकल एड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो टेक्सोनॉमिकल एड से ही आने के होते हैं सवाल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि टेक्सोनॉमिकल एड से सवाल पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा फिर बढ़ गई है। अब हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है, कलेक्शन है ना किसका, ड्राई स्पेसिमेन का। कैसे हैं? ड्राई और प्रेस्ड एक जो प्लांट की स्पीशीज होती है उनको रखा जाता है उसके अंदर, है ना। हर्बेरियम का जो इंटरनेशनल साइज आप देखते हो, कई बार वो भी पूछ लिया गया है ना, 41 × 29 सेंटीमीटर देखा गया है ना हर्बेरियम का। तो हर्बेरियम एक शीट होती है जिसके ऊपर हम किसी प्लांट की स्पीशीज को ड्राई करके, सुखा के, अच्छे से उसको प्रेस करके हम रखते हैं, और लास्ट में हम उसके जो नेम वगैरह होते हैं उसके कॉर्नर पे वो सब लिख देते हैं। ध्यान है ना। तो देखिए जरा कौन सी स्टेटमेंट हमारी हर्बेरियम से करेक्टली मैच करती है। There is a place having collection of preserved plants and animals. Animals तो नहीं होते हर्बेरियम में, फर्स्ट तो नहीं है। तो देखिए जरा, is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheet are kept। यानी ए का क्या हुआ यहाँ पे, थर्ड हुआ। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इन ऑप्शन में, देखिए ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हम पहले उसको नेग्लेक्ट कर दें, ये बात बहुत जरूरी। कई बार ऐसा होता है बच्चों को, ये मैं सिर्फ बायो के लिए नहीं, आपकी बॉटनी के लिए, पूरी बायोलॉजी के लिए नहीं, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ कि कई बार मैचिंग आ जाती है। तो हमें चार ऑप्शन में से एक या दो अगर मैच कर रहे होते तो हम उसको, अगर हम एक किसी ऑप्शन के ऊपर फिक्स्ड है कि भाई इसका तो यही है ना, और किसी और का भी अगर हम जानते कि इसका भाई एक ये हो गया लेट सपोज, तो हम पहले ही उसको देख लेते कि हमारे ऑप्शन में कौन सा उससे मैच कर रहा है। देखिए ए का तो थर्ड है, अब ए का थर्ड यहां कौन बता रहा है, एक तो ये बता रहा है और दूसरा ये बता रहा है, यानी आंसर बी और डी में से एक है। इसका मतलब हमें इन दोनों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास 50-50 हो गया, राइट। तो देखिए जरा क्या हुआ यहाँ पे, हर्बेरियम ये करेक्ट हो गया, तो यार राइट। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो म्यूजियम्स की हम लोग बात करते हैं, म्यूजियम्स कैसे होते हैं भाई, म्यूजियम्स क्या होते हैं। म्यूजियम्स को अगर हम देखें यहाँ पे तो या फिर की अगर हम बात करें तो की क्या होती है, की एक तरह की बुकलेट है दैट कंटेन द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑल्टरनेट व्हिच हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। एक बात, म्यूजियम की अगर हम बात करें तो म्यूजियम जो होते हैं जहां पर कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल्स का। म्यूजियम देखे ना आपने म्यूजियम्स का स्कूल या कॉलेजेस पर्पस पे भी यूज किया जाता है म्यूजियम्स का, वहां पे भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। देखिए एक होता है आपका कंजर्व करके रखना और दूसरा होता है प्रिजर्व करके रखना, है ना। यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है वो प्रिजर्व की गई है, यहाँ पे कंजर्व टर्म यूज नहीं की गई है बच्चों, है ना। कंजर्व आता तो हम बोलते कि जैसे जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह हैं, वहां पे कंजर्वेशन का ध्यान दिया जाता है, यानी कि अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो हम उसको कंजर्व करके रख रहे हैं। प्रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो प्रिजर्व यानी कि हम दोनों के लिए, हम प्रिजर्व जो यूज कर रहे हैं यानी कि वो अगर कोई हमने उसको कलेक्शन करके रखा हुआ है, जैसे आप देखते हो ना कि जार वगैरह में हम लोग रखते हैं, बायोलॉजी लैब्स में जार्स में स्पीशीज को रखते हैं, तो वो हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो यानी कि म्यूजियम क्या है, म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहां पर कलेक्शन है किसका, प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है जी। तो सी का क्या हो गया, सी का हो गया 1। अब देखिए जरा सी का 1 किसमें है, सी का जो 1 है वो किसमें है, सी का 1 है डी वाले में, क्योंकि हमारे पास तो दोनों में ही है, देखिए दोनों में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, कैटलॉग है। कैटलॉग हमें क्या बताते हैं, या फिर जो की होती है, की क्या बताई मैंने आपको कि दैट इज अ बुकलेट बेसिकली। की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है आपका। अब की से आपने पढ़ा होगा लीड पढ़ा होगा, की से आपने पढ़ा होगा कपलेट पढ़ा होगा, है ना, कि हमने की ले लिया, उसके बाद एक कैरेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया, एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। मतलब हम उसको इस तरह से देखते हैं कि ऑपोजिट कैसे होता है एक दूसरे के। तो दैट इज अ बुकलेट बेसिकली कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। हर एक टेक्सा को हायरार्की पे या एक हायरार्की के टेक्सा को पहचानने के लिए हमें की
जरूरत पड़ती है। तो की में आपने कपलेट भी पढ़ा होगा, की में आपने लीड भी पढ़ा होगा कि जब हम किस तरह से लीड लेते हैं। तो यानी कि जो की है वो की क्या है, हमारा नंबर 4 है। और कैटलॉग क्या हो गया, दैट इज अ लिस्ट दैट एनोमेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो यानी की हमारा फोर्थ जो है, की जो हुआ हमारा, यानी कि बी का आंसर हुआ फोर्थ इसमें सही। तो यानी कि जो मोस्ट क्लोजली जो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी बनेगा। ठीक है जी, इस तरह से हम मैचिंग को बच्चा लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट, तो करेक्ट आंसर इज डी है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये मैंने कहीं ज्यादा डिटेल्स ना दे दी हूं, ये एक तरीका आपको बताया बस, उसमें सॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं। Nomenclature is governed by the certain universal rules। देखिए क्या यूनिवर्सल रूल्स हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे। तो nomenclature is governed by the certain universal rules। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल रूल्स बनाए गए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2016 में सवाल उससे पूछा गया है, कुछ 3 से 4 से 5 जो रूल्स हैं आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है उसको जरूर कीजिएगा। Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। contrary का मतलब है यहाँ पे कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स के कौन सा ऑपोजिट आपको बता रहा है। अब कौन सा ऑपोजिट हो गया यहाँ पे वो आपको देखना है इसके अंदर। ठीक है जी, उसका अपोज कौन सा कर रहा है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन्स एंड आर इटैलाइज्ड। तो नेम्स किस में रिटन है, लैटिन में। और लैटिन कैसी लैंग्वेज होती है, एक डेड लैंग्वेज है, मैंने बताया ना आपको पहले भी। तो ये तो ठीक है भाई, बिल्कुल नेम्स जो रिटन है वो किस में, लैटिन में। सो व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन, मैंने आपको 2 ही लैंग्वेज बताई थी वहां पे, मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि एक आपको इटैलिक का ध्यान रखना है और दूसरा आपको लैटिन लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या बायोलॉजिकल नेम को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, देखिए अगर हमें बायोलॉजिकल नेम्स की जरूरत ही क्यों पड़ी है, यानी कि साइंटिफिक नेम्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज में उसको काम चला सकते थे तो फिर तो हम किसी भी लैंग्वेज में कर देते, है कि नहीं भाई। आप एक अगर हमारा जो भी नाम है, लेट सपोज आपका जो भी XYZ नेम है, हम उसकी जरूरत क्यों है। अब ऐसे थोड़ी कि हम सब हैं तो होमोसेपियंस, कि आप अपने पापा को भी बोल रहे हैं होमोसेपियंस से इधर आइए, मम्मी को भी बोलते हैं कि होमोसेपियंस इधर आइए, है कि नहीं। उसके अलावा जैसे कि आपको कोई भी सब्जी खानी है तो घर में ये थोड़ी बोल रहे कि जरा सोलेनम ट्यूबरोसम दे दो हमें, 2 कान पे पड़ेंगे, कहेंगे चुपचाप आलू मांग ले, है कि नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बायोलॉजिकल नेम का अपना अलग रूल है। राइट, आप पता लगा मार्केट में चले गए, आम का सीजन है, अरे भाई जरा क्या भाव दिए ये मैंगी फेर एंडी का, अरे अरे क्या बोल गया भाई, क्या बोल गया, समझ ही नहीं आया कुछ। मतलब बायोलॉजिकल नेम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा रहा है उसको, ताकि अब कोई भी नाम हो, आप किसी फल को भी देख लोगे ना, कोई भी, तो एक किसी लोकल एरिया में जहां से वो बिलोंग करता है वहां कुछ अलग नाम होगा उसका। किसी अदर लैंग्वेज में मान लीजिए कोई फल हो गया, उसका एक भारत में उसको कुछ मतलब भारत में कितने सारे स्टेट्स हैं, उसको पता लगा केरल में कुछ और कहा जाता है, उसको तमिल लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है, मलयालम में कुछ और कहा जाता है, महाराष्ट्रियंस कुछ और बोलते हैं, नॉर्थ इंडियंस कुछ और नाम देते हैं उसको, अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे तो कंफ्यूजन हो गई। लेकिन कुछ ना कुछ एक कॉमन नेम तो होना चाहिए ना उसका, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए, तो वो है साइंटिफिक नेम उसका, और वो बनता है किससे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की हेल्प से। तो एनी लैंग्वेज में हम उसको नहीं कर सकते, तो यानी कि भाई ये तो उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करता। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ये बिल्कुल ठीक है, एंड द सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हमें बताना क्या है इसके अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो उसके ऑपोजिट है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, सी आंसर हुआ हमारा। ठीक है जी, चलिए मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट the correct option using the orders given below. Match the column 1 with the column 2 for housefly classification. Okay जी, जरा housefly classification के अकॉर्डिंगली हमें इसमें सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को यूजिंग द कोड्स बिलो। अब इस कोड के अकॉर्डिंगली, ठीक है, चलिए अब जरा देखिए जरा इसके अंदर कि एक क्लास क्या होती है। यहाँ पे एक क्लास हम किसको बोलेंगे, एक क्लास होती है, आपको एक हायरार्की देखना है। हायरार्की के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो या कैसे भी आप देख सकते हो, सबसे ऊपर अगर मैं इन सब में देखूं तो फाइलम है।
अब एक हाउस फ्लाई क्या है? हाउस फ्लाई एक क्या है? एक आपका इंसेक्ट है। और इंसेक्टा क्या होती है? इंसेक्टा होती है एक क्लास, है ना। और क्लास इंसेक्टा कौन से फाइलम को बिलोंग करती है? फाइलम ऑर्थोपोडा को। तो ये 2 पॉइंट तो हमें पता होने चाहिए। देखो भाई, जब तक हम हायरार्की नहीं समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, है ना। तो ये टेबल से लिया गया है, आपके एनसीईआरटी की में एक टेबल है, वहां से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जिसमें आप बहुत सारी चीज देखते हो। अब अगर मान लीजिए कि आपने क्लास इंसेक्टा सही लगा दी, ठीक है, मैं इसके बारे में जानता हूं, आप इसके बारे में जानते हैं, आपने फाइलम ऑर्थो को लगा दिया कि भाई ऑर्थोपोडा को बिलोंग कर दिए। मान लीजिए कि अगर आपको इन दोनों में डाउट है कि अब क्या करूं, तो आप ये देखो कि जो डी है, डी का ऑप्शन क्या है? सेकंड। अब डी का ऑप्शन सेकंड आपको कितने पार्ट्स में देखने को मिल रहा है, आपको ये देखना है। अब देखिए, क्या इसमें डी सेकंड है? क्योंकि आप मेरी तरफ से ये कंफर्म है, आपकी तरफ से कंफर्म है कि ये फाइलम ऑर्थोपोडा को रिप्रेजेंट करती है, ये क्लास इंसेक्टा को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो जरा कि फाइलम से अगर मैं सबसे बड़े से देखूं, फाइलम ऑर्थोपोडा किसने में दिया हुआ है कि डी का ऑप्शन बी होगा। यहां डी का ऑप्शन बी है? नहीं। यहां डी का ऑप्शन बी है? नहीं। यहां डी का ऑप्शन है, सिर्फ यहां पर है। तो देखिए जरा, उसको मैच कीजिए कि क्या क्लास इंसेक्टा क्या सी का 4 है? बिल्कुल सी का 4 है। इसका मतलब आपके बाकी किसी में भी सी का 4 नहीं है, यानी कि आंसर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हुआ? आंसर तो ए ही बनेगा, क्योंकि मैं इसके लिए श्योर हूं, मैं इसके लिए श्योर हूं। अगर किसी को ये नहीं पता कि यहां ऑर्डर डिप्टेरा है या फैमिली म्यूसिडाई है, अगर ये नहीं पता, देखिए जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इस तरह से भी आप मैचिंग वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहां जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ आंसर नंबर 1 हुआ हमारा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। अब हर्बेरियम शीट की बात की थी ना हमने, आपने देखा कि जो हर्बेरियम शीट है हमारी, उसके ऊपर हमने क्या किया? हमने एक प्लांट को प्रेस कर दिया, हमने उसको ड्राई किया, सुखाया अच्छे से, हमने उसको प्रेस करके लगा दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या किया? हमने उस पे एक इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है, तो हमने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी यहाँ पे। अब इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होनी चाहिए भाई? कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया, नेम ऑफ प्लेस, कहां से कलेक्ट किया गया, उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें हमें उसकी पता होनी चाहिए। कब हमने उसको कलेक्ट किया, उसकी डेट क्या है। तो नंबर 1 जैसे हम बात करें यहाँ पे कि उसका डेट ऑफ कलेक्शन क्या है। अब आप हर्बेरियम हाउस में जाते हो, आप जाके देखते हो, आप हर्बेरियम हाउस इज अब ये तो आपको पता ही होगा ना कि हर्बेरियम हाउस क्या है। आप हर्बेरियम हाउस में जाते हो, आप वहां जाके देखते हो कि भाई ये प्लांट, अच्छा ये तो पहले से ही निकल चुका है, ये तो किसी ने सन 2000 में राम नाम के लड़के ने जो था इसको वहां से केरला से जो था वहां की उस प्लेस से निकाला था। अच्छा, केरल में इसको लोकल नेम ये कहा जाता है XYZ, ठीक है, ये बात। तो यानी कि डेट ऑफ कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, बिल्कुल। नेम ऑफ कलेक्टर जिसने किया है उसके लिए, लोकल नेम क्या है वहां का। हाइट ऑफ प्लांट इज नॉट मैटर, हाइट ऑफ प्लांट यहां पर मैटर नहीं करती। तो यानी कि क्या है? हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ प्लांट। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इज डी, ठीक है जी। क्योंकि हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स व्हिच हैव बीन ड्राइड, व्हिच हैज बीन प्रेस्ड, माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो राइट कॉर्नर में हर्बेरियम शीट की, जैसे कि मैंने बनाया था अभी शीट पे राइट कॉर्नर में, तो क्या क्या होना चाहिए? उसका साइंटिफिक नेम होना चाहिए, उसका कॉमन नेम होना चाहिए, राइट। उसके अलावा उसका जो फैमिली है, उसकी लोकेलिटी, उसका डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नंबर, उसके अलावा नेम ऑफ कलेक्टर, प्लांट कैरेक्टर्स कैसे हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास उसकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑलराइट। सो ये कुछ थे सवाल जो पिछले बीते कुछ सालों में, पिछले कुछ लगभग 5-7 सालों में जो पूछे गए थे चैप्टर 1 से। आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने में। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे किस तरह के सवाल नीट में पूछे गए हैं। ऑल द बेस्ट।